नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि हमने आपको बहाली को लेकर भी अपडेट बता दिए हैं, तो अब आप लोग पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम डेट, फॉर्म अप्लाई सारा कुछ डिटेल्स दे दिया गया है। हमने सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक भी तैयारी में नहीं लगे थे, वो सारे अभ्यर्थी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको तैयारी करने का जो समय मिला है 2.5 से 3 महीना मिला है। तो इसमें इतने ही दिन में आपको पूरी सिलेबस को तैयार करना है। तो इतने समय में आप कैसे तैयार कर पाइएगा? तो इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आपका सारा टॉपिक का तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि हमें पता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाता है। यदि आप खुद से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम में उतना नंबर नहीं ला पाइएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा इजी टॉपिक है, किसको हमको ज़्यादा कवर करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास में ही बताए जाते हैं, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि क्लास में ज्वाइन हो जाइए। और अब आप लोग क्लास में ज्वाइन होने में बिल्कुल भी देर नहीं करें। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, इस नंबर पर 7050872996 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर वैकेंसी की और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जैसे ही क्लास में जुड़ते हैं, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आपको क्लास में जुड़ने पर मिस नहीं होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कल किए थे, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एक बार और पढ़ा देते हैं आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसकी रक्त में थक्का बनाने के लिए आवश्यकता होती है? मतलब कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी आवश्यकता पड़ती है थक्का बनाने के लिए रक्त में? तो रक्त में जो थक्का बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है? तो विटामिन के करते हैं। कौन? तो विटामिन के रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो आदमी का डेथ निश्चित है, क्योंकि अगर रक्त का थक्का बन जाएगा तो कैसे आदमी ज़िंदा रह पाएगा? क्योंकि रक्त के संचालन से ही क्या होता है कि आदमी चल फिर पाते हैं, ज़िंदा भी रह पाते हैं, और उसके माध्यम से ही ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक भी पहुंचता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी जब मर जाते हैं तो तब देखते होंगे कि उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि रक्त का संचालन नहीं होता है, जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए शरीर क्या ठंडा पड़ने लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन के की शरीर में होना ज़रूरी, मतलब कि आवश्यक नहीं है, लेकिन विटामिन के का रहना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप कटते हैं तो उस समय आपका ब्लड जमेगा ही नहीं, तब तो सारा खून निकल जाएगा, अगर थक्का नहीं बनेगा उस केस में। तो इसलिए विटामिन के क्या होता है? रक्त के थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या है पूरी डिटेल्स में हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि वह जनसंख्या जिसके स्वास्थ्य की देखभाल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करता है, वह जनसंख्या जिसके स्वास्थ्य की देखभाल, मतलब कि ये डायरेक्टली पूछ रहा है आपसे कि कितनी जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और शॉर्ट फॉर्म में CHC सेंटर आप के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में स्टार्ट जब किए थे टॉपिक के, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मिले थे हम लोगों को। तो बस कहने का वही तात्पर्य है कि CHC सेंटर, एक CHC सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वो कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है या कितनी लोगों को देखभाल के लिए बनाए जाते हैं? तो ये अमूमन 1 लाख की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। कितना? तो 1 लाख पर बनाए जाते हैं, लेकिन एवरेज में पूछ रहा है, तो 30 से 50 हज़ार तो होगा नहीं, 10 से 20 हज़ार नहीं होगा, हाँ 80 से 1,20,000 के बीच में, मतलब 1 लाख इसी बीच में आता है ना, तो इतना के बीच में होता है। अगर दोनों को एवरेज करके 2 से भाग दीजिएगा तब 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि वह मच्छर, क्या कह रहा है? वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होता है
और प्राकृतिक संग्रह हमने कल भी डिटेल्स में बताए भी थे कि जैसे क्या कि एसी सब से जो पानी टपकता है वो सब क्या होता है, जम जाता है, मतलब एकत्रित हो जाता है, रेफ्रिजरेटर से भी निकलता है। ये सबसे क्या होता है कि जो पानी एक जगह संग्रहित होता है वो अप्राकृतिक रूप से संग्रहित होते हैं, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता है, न तो उसको सफाई करने वाले से, जहाँ पर गिरता है वहीं पर मतलब कि इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर वहाँ पर पानी ज़्यादा जमा हो जाता है अप्राकृतिक रूप से, तो उसमें मस्कीटो जो मच्छर है उसका पैदा मतलब कि ज़्यादा होती है, और वो बहुत ही जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोग शहर में मच्छरों से डेंगू मलेरिया ये सब जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, आप देखते होंगे गांव के अपेक्षा, जबकि गांव में मच्छरों की संख्या शहर के अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन एडीज एनफ्लाई एनाफेलीज मच्छर ये सब शहरों में ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्वेश्चन हमारा है कि वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रह में पैदा होता है उसे कौन सा मच्छर कहता है, तो उसको एडिज मच्छर कहते हैं। कौन से? एडिज। जिससे क्या होते हैं, तो डेंगू बीमारी जो होती है वो एडिज मच्छर के काटने से ही होती है। और एनाफिलीज जो मादा एनाफिलीज होता है, एनाफिलीज में भी कौन सा, तो मादा एनाफिलीज के काटने से क्या होता है, तो मलेरिया होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिज मच्छर। अप्राकृतिक रूप से संग्रहण में पैदा होने वाले, समझ गया आप, मतलब अप्राकृतिक रूप से का मतलब क्या है वो हमने आपको बता दिए। प्राकृतिक रूप से जैसे वर्षा सब हो गया, ये सब तो प्राकृतिक रूप से नहीं हो गया। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 से कम क्लिनिक में 2 साल के बच्चे का वजन तौला जाता है। कह रहा है कि 5 से कम की क्लिनिक में 2 साल के बच्चे का वजन तौला जाता है कितना, प्रति माह, एवरी मंथ, प्रत्येक 2 माह पर, प्रत्येक 3 माह पर, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने माह पर 5 से कम क्लिनिक के जो 2 साल के बच्चे होते हैं उसका वजन तौला जाता है, तो ये आपका प्रति 2 माह पर उसका वजन क्या किया जाता है, तौला जाता है। और आप लोग बताइएगा जब शिशु जन्म लेते हैं तो उस समय उसका एवरेज वजन कितना होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वो हमने आपको बता रखे हैं इसलिए पूछे हैं, जो क्वेश्चन बताए रहते हैं वही आपसे पूछते हैं। अगला है संधिपादों द्वारा रोग संचारण किया जाता है। तो संधिपाद जो ऑर्थोपोडा होती है, करा है ऑर्थोपोडा ट्रांसमिट्स डिजीज। तो ऑर्थोपोडा के द्वारा कौन सा डिजीज संचारण होता है, तो इसके द्वारा जैसे दिया है कि सीधे संपर्क द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी, यांत्रिक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट से भी, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन से भी, इन सभी के द्वारा ऑर्थोपोडा से क्या होता है, रोगों का संचार होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश को मापने की इकाई। तो प्रकाश को मापने की इकाई आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग, किस यूनिट में उसको मापा जाता है। कह रहा है कि लाइट इज मेजर इन, तो ये भी आप लोग जानते हैं। खगोलीय पिंड भी प्रकाश की दूरी को मापते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें तो पारसेक भी क्या होता है, दूरी की प्रकाश की दूरी को उसमें भी मापा जाता है। तो इस तरीके से उनके मापने का ये सब क्या है, इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी हो गया, प्रकाश वर्ष भी दूरी की मापने का इकाई है। अगर प्रकाश वर्ष दे दिया रहेगा इसी ऑप्शन में तो आप कहिएगा यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है तो ये तो वर्ष मापने की इकाई होगा, नहीं, ये प्रकाश की दूरी को मापने का इकाई होता है। प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, खगोलीय पिंड, तो खगोलीय तो जानते ही हैं, खगोल से भी दूरी को मापा जाता है।
ये सब दूरी मापने की इकाई है, लेकिन ये सब भी आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या दिया है? डेसिबल। डेसिबल हमने आपको बताए थे, ये शोर को मापा जाता है, ध्वनि को मापा जाता है कि कितना शोर हो रहा है, कितना शोरगुल हो रहा है, इन सबको डेसिबल में। कितना ध्वनि कोई गाड़ी उत्पन्न करता है, किसी एम्बुलेंस का ध्वनि कितना डेसिबल होता है, ये सब उसकी मापने की इकाई है। ध्वनि के मतलब कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापे जाते हैं, ये भी उसी का। कैलोरी आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि विटामिन ये सब क्या होते हैं, कैलोरी के फॉर्म में आप लोग मेजर करते हैं। ये सब तो प्रकाश के मापने की इकाई है ही नहीं। ये देखिए फुट कैंडेला, तो ये क्या है? फुट, ये सब दूरी मापा जाता है ना, फुट, इंच, मीटर, ये सब क्या है? दूरी मापने का ही इकाई है। तो इस तरीके से प्रकाश का मापा जाएगा आपके ऑप्शन के अनुसार इसी में। किसे? तो फुट कैंडेला। अगर इसके अनुसार कोई और ऑप्शन फ्रेम करेंगे, अगर इसी के जगह पे, इन तीनों के जगह पर, एक जगह पे पार्सेक रहता है, एक जगह पे खगोलीय दूरी रहते हैं, एक जगह पे प्रकाश वर्ष रहता है, एक जगह फुट कैंडेला रहता है, और ऑल, या यहाँ पर ऑल ऑफ दीज रहता है, तो ऑल ऑफ दीज मारते। तो अब किसी भी तरीके से इस पर क्वेश्चन आएंगे तो अब बना सकते हैं। तो इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा, इतना तरीके से, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने आपको बता ही दिया है कि आपके एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होंगे, एक ही दिन तो होंगे नहीं। तो सब दिन सबका कोई मतलब कि अलग अलग डे में एग्ज़ाम होगा। अगर फर्स्ट डे में इस तरीके से क्वेश्चन आया तो दूसरे डे में आपको प्रकाश वर्ष दे देगा ऑप्शन में, दूसरे शिफ्ट में। ये तीसरे दिन क्या कहते हैं, पार्सेक दे देगा। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो किस में कौन आएगा, इसलिए तो सब टाइप से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर बनेगा नहीं। इसलिए आपको सारा चीज़ें बताते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1000 लीटर पानी के विसंक्रमित के लिए अच्छी किस्म की ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है? तो पानी को विसंक्रमित किया जाता है। कोई पानी अगर संक्रमित है, जिसको हम पेय के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसको क्या करते हैं? विसंक्रमित करते हैं। आप लोग कभी कभी तालाब, कुआं वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर डालते हुए देखते होंगे, या डाले भी होंगे। बहुत सारे जो आप लोग कुछ समय पहले डालते होंगे, कुआं सब में डाला जाता था, अभी भी डाले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि 1000 लीटर को विसंक्रमित करने के लिए अच्छी किस्म की ब्लीचिंग पाउडर कितना डालना चाहिए? 5.2 ग्राम, 3 ग्राम, 3.5 या 1.5 ग्राम। तो ये कितना दिया जाता है? तो ये 2.5 ग्राम। कितना? तो 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, अच्छे किस्म की ब्लीचिंग पाउडर 1000 लीटर पानी को विसंक्रमित करने के लिए आवश्यक है। उतना पर्याप्त है, ठीक है? उतना में वो क्या हो जाएगा? विसंक्रमित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना डिटेल्स में हम आपको बताते हुए चलते हैं। अब आप लोगों की क्लासेज और भी अच्छे तरीके से होते हुए चलेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा तरीके से, पूरे सिंसियर तरीके से पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो आप लोग भी पूरी ध्यान से पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होते हैं तो आप लोगों को डॉट क्लास अब रखा जाएगा कुछ दिन बाद, इसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगला है कि गलत तरीके की मलमूत्र का निपटारा व्यवस्था से खतरा है। कह रहा है कि हैजार्डस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सट्रैक्टर डिस्पोजल आर, मतलब कि गलत तरीके का जो मलमूत्र का निपटारा होता है उसकी व्यवस्था से क्या खतरा होंगे। मतलब कि जिस तरीके से मलमूत्र का निपटारा या उसका जो कह सकते हैं कि उसका तरीका होना चाहिए ताकि पर्यावरण दूषित ना हो, अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है, अगर गलत तरीके से उसका निपटारा हो रहा है, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आप कहीं कहीं किसी लोकल ट्रेन पर, अभी तो ये सब ठीक हो गया, पहले के सिचुएशन में ट्रेन सब में जो टॉयलेट रहते थे वो डायरेक्ट पटरी पे ही गिर जाते थे, तो वो सब गलत तरीके का ही निपटारा हुआ। गाँव वगैरह में भी देखते होंगे
कि मलमूत्र का जो त्याग होता है वो मतलब ऐसे ही सड़कों पे देखने को मिल जाते हैं, तो वो पर्यावरण को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। वही कह रहा है कि गलत तरीके के मलमूत्र का निपटारा व्यवस्था से खतरा क्या चीज़ का हो सकता है। भूमि का प्रदूषण होगा, जल का प्रदूषण होगा, भोजन का, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तो ये सभी प्रदूषित होंगे। भूमि पे जाएंगे, भूमि भी प्रदूषित होंगे, जल में जाएगा, जल भी प्रदूषण होगा। और ये सब चीज़ें अगर भोजन जैसे कोई चीज़ उगाते हैं तो उसमें तो मिट्टी जल ये सब पड़ता ही है, तो वो सभी प्रदूषित होंगे। हमारे वायुमंडल भी प्रदूषण होंगे। तो ये सब उनके गलत तरीके से जो मलमूत्र का निपटारा होता है, तो ये सब प्रदूषण, ये सब खतरा बनी रहती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से है, सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अच्छे से इसको पढ़ते हुए हम लोग एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहे हैं। अच्छे से हम कहानी टाइप में भी जहाँ पर ज़रूरत होता है वहाँ पर बता देते हैं, ताकि ये सब जब हम कहानी टाइप में बताते हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को दिनों तक याद रहेंगे, एग्ज़ाम हॉल तक तो आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्लास अटेंड करा करिए। वैसे तो पीडीएफ सबको मिल चुका है जो क्लास ज्वाइन किए हैं, लेकिन क्लास अटेंड करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम वहाँ पर बताते हैं। अगर आप खुद से पढ़ने जाइएगा तो आप 5 बार याद करिएगा, तब जाकर याद रहेगा भी, भूल भी जाइएगा। लेकिन क्लास किया रहता है तो वहाँ पर जब बताया जाता है डिटेल्स में, तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, अगर एक बार फिर से आप उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो। अगला है कि महामारी जो देशों देश में या पूरे विश्व में फैल जाती है कहलाती है। एन एपिडेमिक मीन्स महामारी होता है, विच स्प्रेड्स मतलब फैलता है, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एक देश से दूसरे देश, और ओवर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है, जो महामारी देशों देश विदेशों विदेश कह सकते हैं या पूरे विश्व में फैल जाएगा, उस महामारी को आप क्या कहते हैं, यही पूछ रहे हैं। जैसे क्या, इसका एग्जाम्पल क्या हम समझ सकते हैं। कोरोना तो हाल फिलहाल का हम लोगों का क्या है, उदाहरण है, क्योंकि वो भी देशों देश लगभग पूरे विश्व में फैल चुका था। कोरोना के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 क्लास पहले बहुत सारा क्वेश्चन किया, लगभग 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन किए, और हमने आपको वहाँ पर बताए थे कि वहाँ से सब शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। और वो सारे क्वेश्चन बताए हैं जिससे आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होंगे, और पूरे अच्छे तरीके से बताते हुए हम लोग उस कोरोना वाले सीरीज को भी समाप्त किए थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो महामारी देशों देश पूरे विश्व में फैल जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्थानिक महामारी या विश्व महामारी। विश्व में फैलता है तो उसको विश्व महामारी ही कहेंगे, मतलब कि पैंडेमिक, क्या कहेंगे, पैंडेमिक। जो एपिडेमिक होती है, जो महामारी होती है, जो पूरे विश्व लेवल पर फैल जाता है, उसको विश्व क्या कहते हैं, विश्व महामारी कहते हैं, पैंडेमिक कहा जाता है, जैसे कोरोना सब था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा, बर्फ जानते हैं ना, वही कह रहा है कि आइसबर्ग की फ्लोटिंग टिप्स प्रतिनिधित्व करती है, किस पर प्रतिनिधित्व करती है, कह रहा है द फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग प्रेजेंट, किस पर ये प्रतिनिधित्व करती है, क्या सॉरी रिप्रेजेंट मतलब किसको प्रतिनिधित्व करती है या किसको दर्शाती है, क्लिनिक केसेज को, अपरेंट्स केसेज को, लेटेंट्स केसेज को, या अनडायग्नोस्ड केसेज को। तो ये किसको प्रतिनिधित्व या दर्शाता है, तो आइसबर्ग की जो फ्लोटिंग टिप्स होती है वो दर्शाता है किसको, तो ये क्लिनिक केसेज को दर्शाती है, किसको, तो क्लिनिकल या क्लिनिक, इंग्लिश में क्लिनिकल लिखा है और हिंदी में क्लिनिक लिखा है, तो क्लिनिकल कह सकते हैं या क्लिनिक केसेज को ये दर्शाते हैं आइसबर्ग की फ्लोटिंग टिप्स। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती है किसको, तो क्लिनिक केसेज को। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि प्रतिरक्षा, क्या कर रहा है, प्रतिरक्षा जो अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो किसको कर, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है ना, जैसे हम लोग जिसके सहारे से खड़ा है, पीछे वाले जो होते हैं रीढ़ की जो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे बना है ना हमारे पीछे रीढ़ की हड, जो जिसके सहारे हम लोग खड़ा है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। करते प्रतिरक्षा जो अस्थि मज्जा व्युत्पन्न लिम्फोसाइट से आती है उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमरल, ह्यूमेरल या सेलुलर या पैसिविक या हार्ड्स, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे ह्यूमोरल, जो लिम्फोसाइट आती है वो कहाँ से आती है, तो ह्यूमोरल से, जो प्रतिरक्षा करती है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न लिम्फोसाइट से जो आती है वो क्या है, ह्यूमोरल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परिभाषित आबादी का अध्ययन एक इकाई है। कह रहा है कि परिभाषित आबादी का अध्ययन एक इकाई है, क्या, एपिडेमोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन या सोशल मेडिसिन, तो ये क्या होते हैं, तो परिभाषित आबादी का अध्ययन एक इकाई होता है किसका, तो एपिडेमियोलॉजी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी का ये क्या होते हैं, अध्ययन का एक इकाई का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि 5 वर्ष से कम क्लिनिकल के निशान में किस भाग से माँ की ज़रूरत को महसूस किया जाता है, बेस, सेंटर, साइड या एपेक्स से। तो 5 वर्ष से कम क्लिनिकल के निशान से किस भाग से माँ की ज़रूरत है उसकी पहचान की जाती है, तो ये आपको कहाँ से पता किया जाता है, तो ये आपको सेंटर से पता होता है। कहाँ से, सेंटर से। अगला है जनसंख्या रणनीति, क्या कह रहा है, जनसंख्या रणनीति के लिए WHO मतलब क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में बता दिए हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948, 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है जो कि स्विट्जरलैंड में है, भारत में दिल्ली में स्थित है। सब देश में भी इसका मुख्यालय होते हैं। और हाल ही में इस बार पूछ सकता है क्योंकि अमेरिका ने WHO से बाहर होने का निर्णय लिया है। तो ये करेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, कौन से देश ने WHO से बाहर होने का निर्णय लिया है। जो फंडिंग होती थी वो सब अमेरिका ने बंद करने का निर्णय लिए हैं। तो कह रहा है कि WHO द्वारा सिफारिश की दृष्टिकोण है क्या, प्राथमिक रोकथाम, द्वितीय निवारण या तृतीय रोकथाम। तो WHO का द्वारा जो सिफारिश दृष्टिकोण है उससे क्या होता है, तो द्वितीय निवारण, सेकेंडरी क्या, प्रिवेंशन के लिए ये मतलब कि इस कोण से ये कार्य करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये आपको मौलिक रोकथाम के लिए कार्य करते हैं, इस दृष्टिकोण से ये सिफारिश करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मौलिक रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।